हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिएगा, जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हो, ये मैराथन क्लास है और इस मैराथन क्लास से आप 100% पास हो जाओगे। इतना ही मैं कराऊंगा आपको। आपके कम से कम 35 से 40 नंबर आप आराम से ला सकते हो। इतना मैं करा दूंगा। इसमें आप एक बार दो बार इसको देख लोगे तो आप आराम से पास हो सकते हो। पास होने की गारंटी है इसमें। आराम से आप जब आप एक दो बार देख लोगे, लिख लेना एक दो बार, आराम से आप इसमें कर सकते हो। आराम से साइंस की जो क्लास है इसमें देखिएगा, इसमें सारी वो महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें जो साइंस में आने वाली हैं, जो हर बार रिपीट होती हैं, उन्हीं को मैं करवाने वाला हूं। क्योंकि कम समय में आप बढ़िया स्कोर कैसे कर सकते हो, वही इसमें बताने वाला हूं मैं। देखेंगे ध्यान से। देखिएगा, कुछ फिजिक्स में कराऊंगा मैं, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ बायोलॉजी में कराऊंगा। बायोलॉजी की मैंने कुछ क्लासें डाली हुई है, 2 क्लास डाली हुई है मानव हृदय पाचन तंत्र की, उन्हें आप देख सकते हो। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं इसमें हम। सबसे पहले बात करते हैं हम परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इसके 2 नियम हैं। इसके कितने नियम हैं? 2 नियम है इसके। 2 नियम क्या है, देखिएगा ध्यान से, बताता हूं मैं आपको। ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण है, परावर्तित परावर्तित किरण। ये आपतित किरण होगी, परावर्तित होगी। इसके 2 नियम है। 2 नियम क्या है, देखिएगा। 2 नियम मैं लिखता हूं। नंबर एक में क्या आएगा? नंबर 1 में क्या लिखेंगे, देखिएगा। और ये क्या है? ये अविलंब है। यहाँ पे ये इसे खींच देता हूं मैं। इसे बोलते हैं अविलंब। अविलंब। पहला नियम क्या है इसका? रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साथ के साथ में याद करवाता चलूंगा। उसमें ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक ही तल है और तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होगा। ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण होगा, ये वाला आपतन कोण। देखिएगा, इसका पहला नियम क्या है, अब मैं लिखता हूं। देखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे इसमें लिखा है। इसमें रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है तीनों। ध्यान से देखेंगे। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना ये होगा उतना ये होता है। इसलिए इसका दूसरा नियम बनता है ये। नंबर 2 जो नियम है इसका, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। 2 नियम है, दोनों आपके याद हो गए होंगे। साथ के साथ याद बोलते चलेंगे। मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपके आराम से याद हो जाएंगे। मेरे साथ साथ बोलना है आपको, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप भी बोलते चलो तो आधी चीजें साथ के साथ ही याद हो जाएंगी। देखिएगा, आगे मैं बताता हूँ ध्यान से कि किस तरह से और वो इसके नियम है।
देखिएगा आगे, आगे की डेफिनेशन और देखने वाले हैं। देखिए आवर्धन बहुत आसान है, आप मेरे साथ साथ बोलते रहोगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपके भी। ध्यान से देखेंगे। देखिए आवर्धन क्या है, इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं। देखिएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। देखो इसे m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर होता है v अपॉन u। इसी से इसकी परिभाषा बनती है। कैसे बनती है बताता हूं, ध्यान से देखेंगे इधर। देखिएगा m क्या है, इसको रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या बनती है, ये v तो क्या है, इसमें v वस्तु है, v क्या है, वस्तु है, सॉरी प्रतिबिंब है, v क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। और u क्या है, u वस्तु है, u क्या है, वस्तु। इसी से इसकी परिभाषा बनाई है हमने। याद रखने की चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप साथ के साथ बोलोगे तो आराम से याद हो जाएगा। देखिएगा ये क्या है, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ये अनुपात में है, अनुपात में होता है इस तरह से, बटे में कोई भी संख्या होती है ना, 1/2। आप इसको अभी से लिख सकते हो 1:2। तो ये अनुपात में हो गया है। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बनी है, रखने की चीज नहीं है बिल्कुल भी, यही याद हो जाएगी आपके, या बोलोगे साथ साथ। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं और m बराबर होता है v अपॉन u। देखिएगा आगे, आगे एक सूत्र और बताता हूं मैं इसमें। देखिएगा पहले चैप्टर संबंधित है, एक होता है f बराबर r/2। f बराबर क्या होता है, r/2। तो फोकस दूरी की जो f क्या है, फोकस दूरी है, f फोकस दूरी हो गई है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है। और r क्या है, r त्रिज्या है, r त्रिज्या है। अगर फोकस दूरी की परिभाषा आ जाए तो कैसे बताओगे आप, वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को, वक्रता त्रिज्या के आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर वक्रता त्रिज्या उसने 20 सेंटीमीटर दी है और फोकस दूरी पूछने लगे तो यहाँ r का मान 20 हो गया, 20/2 रखोगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आप फोकस दूरी को निकाल सकते हो, बहुत आसान है। इसमें एक नंबर में पूछता है, यहाँ से कोई नंबर में जरूर पूछेगा आपको, या तो सूत्र पूछ लेगा या क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा इस तरह से। देखिएगा या r बराबर क्या हो सकता है, इसमें सूत्र 2f हो सकता है। कई बार बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछता है निम्न में से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, तो संबंध या तो आपको ये मिलेगा ऑप्शन में या ये मिलेगा। इस तरह से दोनों में कोई से भी पूछ सकता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। कुछ और परिभाषाएं देखिएगा, आगे बताता हूं मैं आपको। देखिएगा दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप किस तरह से इन्हें कर सकते हो। एक ना एक क्वेश्चन इस तरह से पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट महत्वपूर्ण बताता हूं। देखिएगा दर्पण की बात करता हूं मैं। दर्पण में एक तो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। इन दोनों में क्या है, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये देख लो फोकस दूरी, फोकस दूरी जब वो अवतल दर्पण देगा और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी देखिएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमेशा माइनस में होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, प्लस की होगी। तो अवतल दर्पण देगा तो f का मान माइनस में आएगा और उत्तल दर्पण देगा तो f का मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप चिन्ह में आप कहीं ना कहीं गलती करोगे और कहीं गलती होती है पेपर के अंदर। तो इस दोनों चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। और अगर ये ध्यान नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चन हमेशा और हमेशा गलत होगा। देखिएगा जैसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है उसने, वक्रता त्रिज्या दी है यानी कि r का मान दिया है उसने 40 सेंटीमीटर। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या r है, r दिया 40 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी याद करो तो क्या पूछा है उसने, f पूछा है। f हमें याद करना है, मैंने अभी सूत्र बताया था आपको, f बराबर क्या होता है, r बटे क्या होता है 2। तो r का मान कितना हो गया, 40 हो गया, 40/2, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन
ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ इसको, तब मैं यहाँ पे f बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण कौन सा है, अवतल है, इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी कैसी होगी, हमेशा माइनस की होगी। भविकल्प में भी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, अगर भविकल्प में देखा तो आपको प्लस का 20 भी मिलेगा भविकल्प में और माइनस का 20 भी मिलेगा, दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि कौन सा आंसर है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर ये आपको याद है तो आराम से आप बता सकते हो। तो f बराबर कितना होगा, माइनस के 20 सेंटीमीटर होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, इसमें एक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इस बार फोकस दूरी दे दी, यानी कि f का मान दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है उसमें, इसकी वक्रता त्रिज्या, इस बार r का मान पूछा है और r बराबर मैंने बताया था आपको क्या होगा, 2f के होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना f का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो r कितना आ गया है, r आ गया है हमारा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों से क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या भविकल्प में पूछ ले या वैसे आपसे पूछ ले, एक नंबर में 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और आप आराम से पेपर में कर सकते हो। देखिएगा आगे, इससे आगे बताता हूं मैं आपको, आगे देखेंगे। देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है मैं सारी वही सारी चीजें करा रहा हूँ, आप इनको 1-2 बार देख लोगे और आराम से लिख लोगे तो आराम से आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। निश्चिंत होकर आप बैठिएगा, ध्यान से देखेंगे, साथ के साथ मैं याद करवाता चला हूँ और आपको भी साथ के साथ बोलना है। देखिएगा स्लैन का इस बोलते हैं, स्लैन का नहीं बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या वाले तो बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं साइन। आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा इसकी परिभाषा है, रटना कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं साथ के साथ, रटना कुछ भी नहीं है, साथ के साथ याद करा दूंगा मैं। देखिएगा आपतन कोण मैंने लिखा था उसमें साइन आई बटे साइन आर बराबर किसके होगा, नियतांक के होगा, नियतांक ये होता है। इसकी परिभाषा है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण है ये, मैंने बताया था, अभी आपको ध्यान से देखेंगे, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा इस तरह से मैंने अभी समझाया था आपको, अभिलंब था ये आपतन कोण था, ये वाला ये आपतन कोण था और ये वाला परावर्तन कोण था। तो आपतन कोण था आई और ये था आर, ये आई ये आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या ये है और अपवर्तन कोण की ज्या ये है, इनके साइन ये है। आपतन कोण की ज्या बोले तो साइन और अपवर्तन कोण की ज्या बोले तो साइन बराबर किससे होगा, नियतांक क्या होगा। इसी से इसकी परिभाषा बनी है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर n के, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। देखिएगा और एक परिभाषा मैंने लिखी हुई है पहले ही, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, परिभाषा क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखिएगा कैसे जाती है, समझाता हूं इसको भी मैं, रटने की कुछ भी चीज नहीं है, सारी चीजें याद करने की हैं और साथ के साथ याद हो जाएंगे, ध्यान से आप देखोगे। देखिएगा इस तरह से, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखिएगा ये विरल माध्यम कह सकते हो, इसे विरल कह दो, ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन हो गया, सघन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, विरल से जब सघन में जाती है, कह सकते हो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। देखो ये ऐसे जाना तो उसको ऐसे था, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा ये विचलित हो गई है, ऐसे चली गई है, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है।
तो इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस ये जो विचलन हुआ है, जाना सीधा था, इसको देखिएगा, जाना तो सीधा था इस तरह से, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा विचलित हो गई है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत आसान है, आप आराम से याद कर सकते हो। देखिए कुछ डेफिनेशन और है, और बताता हूं मैं भी आपको। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन क्रांति कोण की, पूछ सकता है पेपर में, बहुत बार आ चुकी है ये, ध्यान से देखेंगे, अभी साथ के साथ याद होगी, अभी एक बार आप देख लो ध्यान से। सघन माध्यम में वह आपतन कोण, देखिएगा सघन माध्यम है ये, और ये विरल माध्यम है, तो क्या कह रहा है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आपतन कोण, उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक बार और बताता हूं, देखिएगा डेफिनेशन इसी चित्र से बनी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखिएगा, सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उस आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बहुत आसान है, मेरे साथ साथ दोहराओ आप 2-3 बार, लिख के देख लो, एक बार 1-2 बार, आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप आराम से पेपर में कर सकते हो। आप चित्र भी बनाना है और इस तरह से भी आप लिख लोगे, इसको इसे नोट कर लेना है। देखिएगा, आगे बताता हूं मैं, आगे आपको आगे देखेंगे, आगे एक डेफिनेशन और है। देखिएगा, ये क्वेश्चन है और बताता हूँ, इसमें ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसको उठा के ऐसे ही रखता है, कैसे ये कैसे होगा, बहुत आसान है। देखिएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ, बहुत बार पेपर में बिल्कुल ऐसे उठा के इसको ऐसे ही रखता है, कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे इसको। देखेंगे, ये कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 2/3/2 है। तो वायु में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। देखिएगा, ध्यान से पहले करेंगे कैसे, उसको देखा रखा है इसमें रखा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है, अभी डेफिनेशन में लिखा है, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। तो n तो क्या है, इसमें अपवर्तनांक है, तो इसका क्या बनेगा, ये कैसे लिखते हैं इसको, देखो, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एयर से, और जी का मतलब होता है ग्लास, यानी कि किससे होता है, कांच से। तो कैसे लिखेंगे, इसके जो सूत्र जो बनेगा, इससे क्या बनेगा, ये बनेगा सूत्र, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, ये कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, इससे सूत्र बना है ये n क्या है, n अपवर्तनांक है, n क्या है, अपवर्तनांक है, ए क्या है, एयर है, एयर बोल तो वायु हो गया, तो पहले लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, और दूसरे नंबर पे जो क्या है, ग्लास, जिसे ग्लास होता है, ग्लास का मतलब होता है कांच, कांच में प्रकाश की चाल, ये सूत्र बन गया है, और इसका मान दिया हुआ है, इसमें रखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो क्या दे रखा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2, इसका मान दे रखा है 3/2, ध्यान से देखेंगे, और आगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है कितना, वायु प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ बटे, पूछा क्या है इसमें, कांच में प्रकाश की चाल पूछी है, इसको पूछ रहा है, इसमें 3 चीजें हैं, एक ये है, एक ये और एक ये, 3 चीजें हैं इसमें, 2 देगा, तीसरे को हमेशा पूछेगा इसमें। तो देखिएगा, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें कांच में प्रकाश की चाल पूछी है उसने, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ध्यान से देखेंगे इधर, देखिएगा, आप ऐसे काट सकते हो इसको, 3 से 3 कट गया है ये, तो इसकी गुणा तो हो जाएगी इधर, ऐसे क्रॉस होता है वैसे, तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, ये उधर चला जाएगा, इधर कितना बचा, 1, इधर भी 1 हो गया, जब एक में इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर, जब इसकी हम इसमें गुणा करेंगे, 2 की इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸, ये आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर हो गया इसका। यही क्वेश्चन पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है इसको, बहुत आसान